हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो अपडेट चैनल। एडवोकेट लो फर्म, लोअर लो फर्म। मैं हूं आपका अपना फ्रेंड संजय कुमार सिंह ठाकुर, लॉयर एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर, एस के ग्लोबल लो फर्म, ग्लोबल कॉर्पोरेट लो फर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लो के बारे में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, BNSS एक्ट के अधिनियम 2023 के बारे में, जो कि हमारा नया कानून है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो BNSS है वो उसका जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है, मीनिंग और डेफिनेशन है, या उसके जो इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, या उसके मेरिट डिमेरिट्स है, या उसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, या उसके जो मुख्य इंपोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे BNSS के ऊपर। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग संहिता है, जिसमें जो क्रिमिनल कोड्स रहते हैं या क्रिमिनल जो कार्यवाहियाँ होती है, प्रक्रियाएं होती है, उनके बारे में समझाया गया है। जैसा कि CRPC सन 1973 में दिया गया था, वैसे इसमें दिया गया। लेकिन ये जो है BNSS है 2023 है, ये 1973 जो हमारा CRPC है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, उसको ये रिपील करता है, प्रोहिबिट करता है और रिप्लेस करता है। इसमें जो दिया गया है क्रिमिनल जो भारतीय नागरिक भारतीय जो BNS एक्ट है, हमारा भारतीय न्याय संहिता जो एक्ट है, या अदर जो क्रिमिनल एक्ट है, जैसे इन्वायरमेंटल लॉ है, या अदर हमारा जो आता है वाइल्ड लाइफ लॉ आता है, या फिर हमारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आते हैं, ऐसे दुनिया भर के क्रिमिनल जो एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो प्रक्रिया रहती है कोर्ट में रहती है, या फिर हमारे जो पुलिस स्टेशन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, या फिर हमारा जो न्यायालय होता है कैसे चलता है, उसके बारे में यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, समझाया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा CRPC में दिया गया था 1973 में, ठीक उसी तरह दिया गया इसमें 2023 में। लेकिन फर्क इतना है कि उसमें जो था, उसमें थे टोटल जो थे, उसमें 482 सेक्शन धाराएं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया BNS में जो दिया गया, BNSS में जो दिया गया, वो दिया गया 531 धाराएं दी गई है। और जो BNSS एक्ट है, इसमें जो टोटल जो है 39 यहाँ पर चैप्टर अध्याय दिए गए हैं, जबकि वहाँ पर जो थे वो टोटल जो थे 37 अध्याय चैप्टर वहाँ पर दिए गए थे CRPC में। CRPC की तरह ही है हमारा BNSS, वो CRPC 1973 है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1973, और ये होता है 2023 है। इसका जो मुख्य इंपोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव है, वो इसके जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, उसी से पता चल जाता है। जो हमारा जो सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जितने भी भारत के जितने भी नागरिक हैं, या चाइल्ड है, वुमेन है, एल्डर्स है, उनको जो है लॉफुल जस्टिसफुल, जो न्यायिक पूर्वक तरीके से जो है उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना, बस यही इसका मेन मुख्य उद्देश्य है। और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कोड के थ्रू, जैसे मोबाइल डिजिटल भारत करना, वही इसका मुख्य मेन उद्देश्य है। जो हमारा सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पूरा की पूरा जो है आपराधिक और जो हमारी दंडनीय प्रक्रिया रहती है, उससे रिलेटेड जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी के बारे में इसमें दिया गया है। और दूसरी बात है, इसमें जो है ये कोड जो है एक फ्लेक्सिबल कोड है, एक बोलते हैं अमेंडेबल कोड है। इसमें जो है आप जो है इसमें जो है टाइम टू टाइम से जो है इसमें बोलते हैं संशोधन होता रहेगा, अमेंडमेंट्स होती रहेगी। और जो ये BNSS एक्ट है, इसमें जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो सेक्शन धाराएं हैं, इसमें जो काफ़ी ज़्यादा धाराएं जो है बढ़ा दी गई है। जैसा कि CRPC में था, उसमें 482 धाराएं थी, लेकिन इसमें जो है 531 धाराएं हैं। इसमें जो है 2 से 3 चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा धाराएं यहाँ पर सेक्शनें जो है ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस जो करा गया है, वो किया गया जस्टिस न्याय के ऊपर। और जो वो कोड था, वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके पर्दे से लग जाता था पता इंग्लिश में भी और हिंदी में कि ये इसमें अपराध की दंड प्रक्रिया की जो संहिता की जो प्रक्रिया रहती है, वो इस संहिता में दिया गया। लेकिन इसमें जैसे हमारा सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें वैसा नहीं लगता पता। इसमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जो पहले से बने हुए सिटीजन एक्ट बने हुए हैं, या सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट संहिताएं बनी हुई है, पहले से कई सारी एक्ट बने हुए, वैसे ही इसमें दिया गया है। तो वैसे इसमें इसका क्रिटिसाइजेशन किया जाता है कि इसमें ये दोबारा देने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी इसको हम क्या होता है यूज कर रहे हैं। सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट दोबारा बनाने की जरूरत थी। अब कल को CPC होगा, सिविल प्रोसीजर कोड को आपको छोड़ नाम दे दोगे, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको आपने सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट नाम दे दिया, और जो वो हमारा क्या बोलते हैं CPC होगा, उसको पता नहीं क्या नाम दोगे। और जो हमारा जो जस्टिस एक्ट है, जो हमारा क्या बोलते हैं भारत न्याय संहिता है, उसको आपने वो ठीक, हालांकि थोड़ा जचता भी है। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पर किया गया है सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट तो पहले से बने हुए हैं। तो यहाँ पर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, या हमारा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो रहती है, अधिनियम रहता है, उससे जरा भी मेल खाल नहीं खाता। इसलिए इसका यहाँ पर जो है हम क्या बोलते हैं विरोध भी करते हैं। और अब आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता है, इसमें जो चैप्टर्स है, चैप्टर बाई चैप्टर है, उसके बारे में अर्थ समझेंगे, उनकी परिभाषाएं समझेंगे, उनके अंदर जो सेक्शन है वो कैसी दी गई है, वो सब समझेंगे। वो सब वैसी दी गई है, हालांकि जैसा कि हमारे CRPC में 1973 में दिया गया था, वैसे ठीक यहाँ पर दिया गया है। हमारा क्या होता है 2023 एक्ट संहिता जो कोड बना हुआ है, हमारा सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट जो बना हुआ है, हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून जो बना हुआ है, ठीक उसी तरह इसमें दिया गया है। प्रथम अध्याय चैप्टर फर्स्ट, धारा 1 से लेकर 5 तक, सेक्शन 1 to 5, इसमें आता है शो टाइटल एक्सटेंट के बेसमेंट। शो टाइटल में आता है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट अधिनियम 2023, और इसमें आता है सेविंग रिपेल, और आता है इसमें जैसे जो ट्रायल केसेस रहते हैं या ऑफेंसेस रहते हैं, ट्रायल उसमें ऑफेंसेस जो रहते हैं, उसका जो प्रोसीजर रहता है ट्रायल केसेस या ऑफेंसेस में, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में, या अदर दूसरे जो आपराधिक एक्ट है, अधिनियम है, लॉज है, उसमें ये दिया गया सेक्शन 1 to 5। दूसरा अध्याय चैप्टर सेकंड दिया गया है सेक्शन 6 से लेकर 20 तक। इसमें टोटल 15 धाराएं हैं, 15 सेक्शन है, सेक्शन 6 to 20। इस चैप्टर का जो नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स
एंड एडवोकेट्स, जजेस एंड देयर ऑफिसेज, उनके बारे में दिया गया सेक्शन 6 से लेकर 20 तक धारा तक जो है। और इसमें दिया गया कि कितने टाइप्स के जो है जजेस होते हैं, कितने टाइप्स के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हुआ, हमारा क्या बोलते हैं सेशन कोर्ट हुआ, सेशन जजेस और मैजिस्ट्रेट हुए, हमारा जो है चीफ जस्टिस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट में जैसे होते हैं चीफ जस्टिस या जस्टिस कोर्ट होते हैं, जस्टिस ऑफिसेज होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जिनको हम क्या बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एडवोकेट्स कहते हैं। इतने टाइप्स का यहाँ पर दिया गया है। अध्याय तृतीय चैप्टर 3 सेक्शन 21 से लेकर 29 तक, धारा 21 से लेकर 29 तक आती है। टोटल 9 धाराएं आती है इस थर्ड चैप्टर में, जिसमें दिया गया है कि जो कोर्ट्स रहते हैं, जो हमारे कोर्ट्स रहते हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे अदर कोर्ट है, उसकी जो ऑल टाइप्स ऑफ कोर्ट्स की जो पावर्स रहते हैं, ड्यूटीज़ रहती है, या उनके जो फंक्शन रहते हैं, जैसे उनके अधिकार हो गए, उनकी शक्तियाँ हो गई, या उनके जो ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ जो रहती है हमारे, उनका कर्तव्य रहता है, उनके बारे में दिया गया है कि जो जजेस रहते हैं या फिर हमारे मैजिस्ट्रेट रहते हैं, कोर्ट रहते हैं, उनके क्या क्या पावर होते हैं। टोटल 9 धाराओं में दिया गया है इस थर्ड चैप्टर में। जैसे कि पावर कन्फर्मिंग का है कि जैसे सेंटेंस देने का है, पनिशमेंट देने का है, लाइफ इंप्रिजनमेंट देने का है, या छोटे मोटे कारावास देने का है, या फिर हमारा जैसे जो जूनियर उनके जो लोएस्ट में जो ऑफिसर होते हैं, जजेस होते हैं, हायर कोर्ट का जो लोएस्ट कोर्ट को जो पावर कन्फर्म करना होता है, सप्लाई करना होता है, ड्यूटीज़ देना होता है, उनके बारे में है। या फिर जैसे कि इसमें रहता है कि जो जजेस रहते हैं वो फाइन दे सकते हैं, या उनका डिस्क्रिशनरी पावर रहता है, वो जो मर्जी टाइप के जो कानून है नहीं तो वो नया कानून बना सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपीलेट कोर्ट रहता है, तो उसका जो जज या ऑर्डर होता है वो कानून बन जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है, जो भी उसका जज और जजमेंट और ऑर्डर रहता है। अब आता है हमारा अध्याय 4 चैप्टर 4 अध्याय 4 सेक्शन 30 से लेकर 34 तक, जिसमें आती है टोटल 5 धाराएं, जिसमें आता है जो सुपीरियर ऑफिसर रहते हैं उनके पावर्स, ड्यूटी, लाइबिलिटी और फंक्शन के बारे में दिया गया है। और 8 टू जो लीगल एड रहती है या एड्स रहते हैं, जितने टाइप के लीगल एड्स रहते हैं, एड्स रहते हैं, उनके बारे में दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस को क्या लीगल एड्स मिलती है, या जो कोई प्राइवेट पब्लिक पर्सन रहता है उनको, अदर देन जो है हमारे पुलिस या मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग टाइम ऑफ सर्विसिंग ऑफ वारंट इशू करते टाइम उसमें क्या क्या दिया रहता है। फिर दूसरा आता है जो हमारी पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो अपने जूनियर या जो उनके नीचे ऑफिसर आते हैं उनको क्या क्या पावर जो है सप्लाई कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या रहती हैं, उनके बारे में दिया गया है यहाँ पर हमारे। इसमें टोटल 5 धाराएं आती हैं। और इसमें जैसे कि जो असिस्टेंट रहता है भाई पब्लिक या प्राइवेट पर्सन या अदर पर्सन, जो हमारी जनता होती है वो कैसे हमारे जो या इन्फॉर्मेशन दे सकती है पुलिस और मैजिस्ट्रेट को, जैसे फॉर एग्जांपल या असिस्ट कर सकती है कि जैसे कोई पार्किंग में या कोई ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पर वो बोलते हैं टोल फ्री नंबर 100 में डायल कर सकते हैं, या मैजिस्ट्रेट का नंबर रहता है उनके पास, ऐसा होता है। और उसमें बोलते हैं इन्फॉर्मेशन देकर वो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और अपराध को रोक सकते हैं। अध्याय 5 चैप्टर 5 धारा 35 लेकर 62 तक दिया गया है, जिसमें टोटल जो है 28 धाराएं आती है, जिसमें दिया गया कि जैसे जो पर्सन रहता है उसको पुलिस या मैजिस्ट्रेट कैसे गिरफ्तार कर सकता है, या उस अरेस्टेड पर्सन के क्या अधिकार होते हैं, उनके बारे में इन धाराओं में दिया गया 28 धाराओं में। कि जैसे क्योंकि अरेस्टेड पर्सन है उसको प्राइवेट पर्सन भी जो तो उसको अरेस्ट कर सकता है अगर वो ऑफेंस कर अपराध कर रहा है, या फिर जैसे कोई एक्यूज रहता है उसके एग्जामिनेशन पावर रहते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन रहती हैं, या कोई अदर पर्सन है या सस्पेक्टेड पर्सन है। फिर दूसरा होता है कि जैसे कोई गिरफ्तार पर्सन है तो उसके क्या अधिकार होते हैं कि वो अपनी चॉइस का, क्योंकि उसको विदिन 24 आवर जो मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर प्रोड्यूस करना होता है, उसको बताना होता है कि किस एलिगेशन या अपराध या सस्पेक्ट पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर दूसरा उसको जो लीगल एड देनी होती है, जैसे एडवोकेट हो गया, प्राइवेट एडवोकेट हो गया, गवर्नमेंट एडवोकेट हो गया, वो सुविधा देनी होती है। फिर उसको क्या होता है उसकी सर्च कर सकते हैं, उसका जो है मेडिकल उसका एग्जामिनेशन या मेडिकली उसका दिखा सकते हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर बुलाकर, जो है अगर उसको चोट आई है कुछ भी लड़ाई झगड़ा करते टाइम। फिर दूसरा जैसे उसके जो अधिकार होते हैं, उसके जो रिलेटिव होते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है। ऐसी सारी यहाँ पर बातें होती हैं यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन के बारे में, चाहे वो एक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, या कोई नॉर्मल पर्सन है, उसके गिरफ्तार। अध्याय 6 चैप्टर 6 सेक्शन धारा 63 से लेकर 93 तक, इसमें टोटल 31 धाराएं हैं, 31 धाराएं दी गई है, सेक्शन दी गई है, जिसमें जो है जो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ सस्पेक्ट है, पर्सनस है, ऑफेंडर्स हैं, या कोई नॉर्मल पर्सन है, या फिर हमारे जो विटनेसेस रहती है, हमारे जो गवाह रहते हैं, उनको कैसे बुलाना होता है, या उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है उनको उनकी अटैचमेंट है, उनकी सेल्स है अगर वो सीज हो चुकी है, या फिर हमारे जो जैसे हमारे वारंट इशू करके बाई कोर्ट, या जो हमारा जो सबर है वो देकर उनको, या उनको सबर जो रहते हैं वारंट रहते हैं उनको कैसे इशू करना है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, या उनकी प्रॉपर्टीज़, या जो अगर वो है नहीं ऑब्सकॉन्डर है, भाग चुके हैं, या कोई हैबिचुअल है लेकिन भाग चुके हैं, ऑब्सकॉन्ड कर चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड उनके जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर अटैचमेंट लगाना है, जो कोर्ट से नोटिफिकेशन आया पुलिस अधिकारी लेकर आते हैं, उनके बारे में यहाँ पर प्रोसेस दिया गया। या सिक्योरिटी बोर्ड का भरना है, या जो बोर्ड्स रहते हैं, या फिर हमारे जो अदर बोर्ड रहते हैं, या बेल बोर्ड्स रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो है प्रोसेस दिया गया है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। धन्यवाद। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 7वां चैप्टर 7, इसमें दिया गया ये सेक्शन 94 से लेकर 110 तक दिया गया, धारा 94 से लेकर 110 तक टोटल इसमें जो धाराएं आती हैं, इसमें टोटल 17 धाराएं हैं सेक्शन 17। और इसमें दिया गया प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स डॉक्यूमेंट एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहते हैं या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको कोर्ट में पुलिस कैसे बोलते हैं अपीयर करवा सकती है, बुलवा सकती है, या कोर्ट से बोलते हैं ऑर्डर लेकर जो है
बुलवा सकते हैं, जैसे भाई समन के थ्रू समन भेजकर डॉक्यूमेंट बुलवा सकते हैं, एविडेंस बुलवा सकते हैं, या वारंट भेजकर या सर्च वारंट भेजकर, या अगर वो नहीं ला रहा है कोर्ट में जो है एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस, तो उसको कहते हैं सर्च और अरेस्ट वारंट भेजकर भी उसको बुला सकते हैं। और या कोई सीजर प्रॉपर्टी है उसको कैसे हम दोबारा जो है, अब या फॉरबिडन प्रॉपर्टी है उसको कैसे हम छुड़वा सकते हैं, जो बंदा के बॉन्डेड है कोर्ट से ऑर्डर लेकर, उसके बारे में यहाँ पर प्रोसीजर प्रक्रिया दी गई है यहाँ पर इन 17 धाराओं में, 94 से लेकर जो है हमारा 110 तक। नेक्स्ट अध्याय 8वां चैप्टर 8, इसमें टोटल जो धाराएं दी गई है वो दी गई सेक्शन 111 से लेकर 124 तक। टोटल इसमें 25 धाराएं आती है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर प्रोसेस इन सर्टेन मैटर्स, जैसे कि कुछ अपराध जो हुए होते हैं जो इंडिया में हुए हैं या आउट ऑफ इंडिया हुए हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहती है, न्यायालय या जो पुलिस, ऐसे जो कुछ अपराध हुए होते हैं भारत में या आउट ऑफ इंडिया या इनसाइड ऑफ इंडिया, तो कैसे लेटर हम एप्लीकेशन दे सकते हैं यहाँ से अथॉरिटी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन है या हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या हमारी कोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए जो है आउट ऑफ इंडिया से जैसे लेटर आते हैं बाहर की, जो हमारा जुडिशरी कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, जजेस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ से लेटर भेजेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन जो रहती है, और यहाँ से भी एप्लीकेशन वहाँ जाएगी। अगर वहाँ पर हमें कार्रवाई करानी है किसी आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, अपने ऑफिसर भी भेजते हैं, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर है, जुडिशियल पुलिस है, चाहे वो दूसरे सिविल पुलिस है, तो वैसे जो है भेजे जाते हैं और कार्रवाई करवाई जाती है। जैसे कि हमारे कोई बंधक प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है, फॉरफिटेड कर दी गई है, या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, तो उसको कैसे छुड़ाना है या कैसे उसको यहाँ से वहाँ भेजना, वहाँ से यहाँ पर बुलाना, उसके बारे में यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। या हम जो है आउट ऑफ इंडिया, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर कोई अपराध हुआ है तो यहाँ से हम लेटर भेजेंगे, वो इंडिया से रिलेटेड है तो यहाँ से हम एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कोई, क्योंकि हो सकता है इंडिया के इंटरेस्टेड पर्सन हो, है ना, तो अपराध वहाँ पर वो कर रहा है, जैसे हमारे इमिग्रेशन लॉज में आता है, इमिग्रेशन एक्ट में आता है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया, तो इमिग्रेशन लॉ भी यहाँ पर लागू होगी इस चैप्टर में। धन्यवाद। अगला है हमारा अध्याय 9, नेक्स्ट चैप्टर 9, और ये दिया गया है 9 जो है उसमें टोटल 19 धाराएं हैं, 125 से लेकर 143 सेक्शन तक, और यहाँ पर बताया गया है कि सिक्योरिटी टू कीप पीस एंड गुड बिहेवियर। यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र मांगा जाता है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं या कोई सस्पेक्ट होता है या कोई एनी पर्सन होता है जिस पर थोड़ा शक होता है कि ये शक होता है कि किसी ने किसी की कंप्लेंट कर रखी है, या फिर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होता है जो 2-4 बार जेल आ जा चुका है, जेल हो चुकी है, ये बहुत बड़ा अपराधी है या छोटे मोटे अपराधी है या सस्पेक्ट है, तो या कोई भी जिनके ट्रायल केसेस चल रहे हैं, ट्रायल में भी केसेस है पुलिस के पास चाहे वो कोर्ट में, तो उनसे ये सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा जाता है या कोई भरवाया जाता है फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। जब उनको बेल बॉन्ड पर छोड़ा जाता है या सिक्योरिटी बेल बॉन्ड पर उनको छोड़ दिया जाता है, न्यायालय से ट्रायल में केसेस चल रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, उनसे ये एप्लीकेशन कथन पत्र मांगा जाता है कि वो लोक शांति बनाए रखें, लोक शांति भंग ना करें, दोबारा अपराध ना करें, दोबारा जो लड़ाई झगड़े ना करें, उनके खिलाफ कोई पुलिस के पास या कोर्ट में कंप्लेंट ना आए या अधिकारियों के पास, तो उनसे ये सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाता है। नहीं तो उनको फिर से जो है समन और अरेस्ट वारंट फिर से भेजा जाता है, उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए उनसे पूछा जाता है, नहीं तो अरेस्ट वारंट भी भेजा जाता है उनको गिरफ्तार करने के लिए। अगला है हमारा अध्याय 10वां चैप्टर 10, इसमें टोटल जो धाराएं हैं 4 धाराएं हैं, सेक्शन 144 से लेकर 147 तक, और इसमें जो दिया गया है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन पेरेंट्स के बारे में कानून दिया गया है, यहाँ पर प्रक्रियाएं दी गई है, अल्ट्रेशन दिया गया है और एग्जीक्यूशन इन्फोर्समेंट दिया गया है कि कैसे जो पति पत्नी जो है अपने लिए मेंटेनेंस भत्ता जो है पैसा जो है अपने पति से, अपने जो माँ बाप है अपने बच्चों से मांग सकते हैं, मंथली खर्चा जो है खाना पीना प्रॉपर्टी मूवेबल और खर्चा जो है मेंटेनेंस मांग सकते हैं। दूसरा, अगर उसमें चेंजमेंट करवाना है, जैसे पति की सैलरी कमाई ज़्यादा नहीं है तो वो कम करवाना चाहता है तो वो कम करवा सकता है, या पत्नी या बच्चे या माँ बाप चाहते हैं कि ज़्यादा उनको खर्चा चाहिए, खर्चा कम है तो वो ज़्यादा खर्चा मांग सकते हैं। दूसरा, उनको कोर्ट के द्वारा डिस्क्रेशनरी पावर के द्वारा उनको जॉब भी दिलवाई जा सकती है, अगर उनके पास जॉब नहीं है तो पति के पास, है ना। और दूसरा है या पत्नी के पास, पत्नी भी वो देता है अगर उसमें वो आता है, उसका भी मेंटेनेंस का चलता है। दूसरा आता है हमारा प्रोसेस जो है, अगर कोई हैंडीकैप है तो हैंडीकैप पति है उसके पास है नहीं तो पत्नी को देना पड़ेगा, वो वाला भी दूसरा कानून यहाँ पर लागू होता है, अदर अधिनियमों में इसको रिप्लेस कर देता है। और दूसरा है अल्ट्रेशन और इन्फॉर्मेशन, मतलब वो उसको कोर्ट से ऑर्डर मिला कि वो उनको खर्चा दे लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो फिर हमारा अध्याय 11 सेक्शन 148 से लेकर 167 तक इसमें धाराएं दी गई है, सेक्शन दी गई है, हमारा जो 11वां चैप्टर है। और इसमें जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो है, या जैसे न्यूसेंस होता है या ऑर्डर पीस रखना होता है या अनलॉफुल असेंबली होती है, तो उसमें जो सिविल फोर्सेज हैं या आर्म फोर्सेज हैं उसका क्या प्रक्रिया वो अपना करके उसे भेजा जाता है। जैसे कि भाई या जो वाटर लैंड वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वाटर लैंड के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जगह ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं, जैसे हमारे जो कोर्ट पुलिस और कोर्ट जो रहते हैं हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स रहते हैं या तहसीलदार वाले कोर्ट रहते हैं, उनमें ये केसेस चलते हैं, या पुलिस में कंप्लेंट होती है या वहाँ तहसीलदार के यहाँ भी कंप्लेंट होती है जगह ज़मीन रास्ते को लेकर। फिर इसमें जो होता है ये कब ये क्रिमिनल होते हैं, सिविल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल तो क्रिमिनल की बात हो रही है। फिर दूसरा यहाँ पर होता है ये टोशियस होते हैं, है ना। और फिर इसमें क्या होता है कि जैसे न्यूसेंस हो रहा है या फिर हमारा जो एयर पोल्यूशन फैल रहा है या हमारा जो है न्यूसेंस हो रहा है या फिर कोई अनलॉफुल असेंबली राइट्स हो गए, दंगे प्रसाद के लड़ाई झगड़ा कर रहे, तो उनको रोकने के लिए जो पुलिस फोर्स है, सिविल पुलिस कहते हैं या जुडिशियल पुलिस है या आर्म पुलिस है, डिफेंस पुलिस है, एयरफोर्स नेवी की है, वो कैसे उसमें होते हैं काम करते हैं और उनको रोक सकते हैं, उसका यहाँ पर। अगला हमारा अध्याय 12वां चैप्टर 12, ये आता है धारा 168 से लेकर 172 तक, सेक्शन 168 टू 172। इसमें टोटल 5 कुल मिलाकर 5 धाराएं दी गई है, जो कि दी गई हैं धाराएं 5 जो हैं हमारा जो प्रिवेंटिव बचाव रूप वाला जो
एक्शन जो कार्य होते हैं पुलिस के, प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस पुलिस के, उसके बारे में, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो उन ऑफेंसेज में कोई उनको कोई कॉल कर रहा है या कोई सस्पेक्ट है, उसको गिरफ्तार करना है, या कोई उनके सामने हो रहा है या पब्लिकली हो रहा है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, छोटे मोटे ऐसे जो है, या कोई किसी की प्रॉपर्टी को चोट पहुंचा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, बाइक कार, ये सब जो है कॉग्निजेबल अवेलेबल ऑफेंसेज होते हैं। तो इनसे रिलेटेड और कंपाउंडेबल होते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो है एक्शन वो ले सकते हैं, उनको गिरफ्तार करें, बचाएं, चाहे उनके सामने हो रहा है, चाहे उनको कॉल आ रहा है, चाहे सस्पेक्ट के लिए, चाहे दूसरे, चाहे वो हैबिचुअल है, वो भी कोई ऐसा छोटा मोटा क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है। अगला है हमारा अध्याय 13वां, चैप्टर 13, सेक्शन 173 से लेकर 196, धारा 173 से लेकर 196 तक। और इसमें आती है टोटल जो धाराएं आती है, इसमें रहता है कि पुलिस पावर टू FIR एंड इन्वेस्टिगेशन पावर, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, उसकी जो इसमें ये पूरा 173 से 196 तक 24 धाराएं आती है। और साथ ही साथ में इसमें दिया गया है जो पुलिस की जो पावर, शक्तियाँ रहती हैं, या उनकी जो ड्यूटीज़ रहती है, उनके जो कर्तव्य रहते हैं या उनके जो अधिकार रहते हैं, उनके बारे में दिया गया है पुलिस ऑफिसर और पुलिस वालों के, कि उनका जो काम होता है वो होता है FIR लिखना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है FIR उसको लिखना, कंप्लेंटें लिखना है ना, FIR लिखना। फिर दूसरा उनका जो पावर होती है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल जो अपराध होते हैं उनमें क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की उनकी पावर हुई, या इंटरोगेशन करने की जो पावर हुई, या क्रॉस एग्जामिनेशन करने की पावर हुई, या फिर उनका जो जैसे रेप विक्टिम होते हैं या रेप वाले जो विक्टिम होते हैं, रेप पर्सन होता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, या फिर उनका जो रहता है कि इंटेरोगेशन करना रहता है, या फिर विद इन 24 आवर जो है जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रहते हैं उनमें जो पुलिस जो मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर विद इन 24 आवर जो है जो केस जो है या कंप्लेंट जो है या केस जो है वहाँ पर दर्ज करना होता है मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर। या फिर जो अगर उनके पास एविडेंस कम पड़ते हैं वहाँ पर, तो उनको जो होता है जो उन्होंने डिटेन गिरफ्तार करके रखा हुआ है कोई गिल्टी पर्सन या कोई सस्पेक्ट पर्सन, उसको रिलीज़ करना होता है, उनकी डिटेंशन एफिशिएंट डेफिशिएंट अगर कभी होती है, जैसे एविडेंस कब होती है तो उसको जो है रिलीज़ कर देना होता है जो हमारा एक्यूज्ड होता है या जो गिरफ्तार पर्सन होता है। अगर केस कोर्ट में ट्रायल में चला है या पुलिस वालों के पास है, या एविडेंस जो है सफिशिएंट हो जाते हैं बाई द फैक्ट जो FIR के अकॉर्डिंग जो है, तो उसको बोलते हैं मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर जो पहुँचाना होता है। फिर जैसे होता है पुलिस की पावर होती है समन देने की, गिरफ्तार करने की, चाहे वो सस्पेक्टेड पर्सन है उसको गिरफ्तार करना है, या फिर जो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको गिरफ्तार करना है, या कोर्ट से वारंट लेकर जो है बोलते हैं वहाँ पर उसको बोलते हैं सर्च वारंट लेना है। ये सारी तो उसकी पावर्स में आता है। हमारा अध्याय 14वां, चैप्टर 14, इसमें ये आता है धारा 197 से लेकर धारा 209 तक, सेक्शन 197 टू सेक्शन 297। और इसमें टोटल जो आती है 13 धाराएं आती है, 13 धाराएं। और ये धाराएं बताती है हमें जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स रहते हैं उनका जो जुरिडिक्शन रहता है, दायरा रहता है केसेस को स्टडी करने का, चाहे वो ट्रायल केसेस हैं, चाहे इंक्वायरीज है, कंप्लेंट्स हैं, उनको जो है जांचने का, परखने का जो उनका जो अधिकार होता है, ड्यूटीज़ होती है, लाइबिलिटीज होती है, उसके बारे में है कि जैसे जो अगर कोई ऑफेंस अपराध हुआ है और कोर्ट के जो अगर वो दायरे में हुआ है, जैसे किसी ने कोई अपराध करा, चोरी करा, डकैती करा है, लड़ाई झगड़ा करा है, तो अगर वो अपराध उसके कोर्ट के दायरे में नहीं हुआ है तो वो जो मैजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, वो क्या कर देगा, उस केस को जो है, उस कंप्लेंट को जो है दूसरे कोर्ट में, दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके जुरिडिक्शन में वो अपराध घटित हुआ है, हो चुका है या हो रहे हैं, जो भी उसका ट्रायल चल रहा है, चाहे कंप्लेंट है, चाहे वो पुलिस वाले, वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है कि जो वारंट इशू करने की पावर है या समन इशू करने की जो पावर रहती है कोर्ट की या मैजिस्ट्रेट की क्रिमिनल आपराधिक मामलों में, तो वो अगर उनके दायरे में नहीं हुआ, उनके जुरिडिक्शन के बाहर हुआ था, तो क्या वो उनको समन और वारंट भेज सकते हैं? जी हाँ, वो भेज सकते हैं, वो भेज सकते हैं समन और वारंट, ताकि एग्जीक्यूट करने के लिए जो है, ताकि उनको जो है दूसरे कोर्ट में जो है जिसके दायरे में वो ऑफेंस अपराध घटित हुआ वहाँ पर उसको पहुँचाया जाए और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी जाए। तो उसके बारे में यहाँ पर जो है जुरिडिक्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कंप्लेंट करना होता है या वो सारी चीज़ें जो है, चाहे वो पुलिस कोर्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो कोर्ट वहाँ कंप्लेंट हम मैजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। जैसे FIR हम पुलिस को करते हैं तो कोर्ट को कंप्लेंट कर सकते हैं हम डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को। लेकिन अगर पुलिस के भी दायरे में नहीं वो केस आता है, वो अपराध घटित हुआ है, तो उस टाइम भी वो क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर दूसरे पुलिस स्टेशन उसको भेज दिया जाता है। लेकिन ये पुलिस वाले की और मैजिस्ट्रेट की लाइबिलिटी बनती है कि उसको रिकॉर्ड करके आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने, और वो कहता है कि आप जो है कंप्लेंट यहाँ नहीं कर सकते, तो उसका जो आपका अधिकार है कि वो कंप्लेंट रिकॉर्ड करे, लिखे, FIR लिखे, कंप्लेंट लिखे, और जो है उसके डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड कॉल, वीडियो कॉल अपना या लैंडलाइन कॉल करके या वहाँ से जो है केस जो रिटर दर्ज करके वहाँ पर भिजवाए, और वहाँ से उनके जो जिस जुरिडिक्शन में वो पड़ता है पुलिस स्टेशन या कोर्ट के न्यायालय के, वहाँ पर उनको जो है उस कंप्लेंट को आगे क्या होता है कार्य, आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए। लेकिन जब आप गए हैं तो वहाँ पर उनका काम बनता है कि उसको रिकॉर्ड करके रखें। ये भी क्या होता है एक कानून है। अगला आता है हमारा अध्याय 15वां, चैप्टर 15, जो कि दिया गया है सेक्शन 210 से लेकर 222 तक, जिसमें टोटल 23 धाराएं आती हैं, टोटल 23 सेक्शंस हैं, सेक्शन 210 टू 223। और इन धाराओं में जो दिया गया है, जैसे जो कॉग्निजेंस एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट रहता है, कि जैसे कि इसमें कंडीशंस रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, क्या कंडीशंस रहती है, क्या प्रोसिक्यूशन रहता है, क्या उसमें क्या होता है कॉग्निजेंस रहता है बाई मैजिस्ट्रेट, बाई सीनियर मैजिस्ट्रेट, सीनियर कोर्ट जो है, कैसे इसमें एक एक्यूज्ड को अगर लगता है कि उसका जो केस
जैसे जो एक्यूज़्ड रहता है, अपराधी जो रहता है वो या अपराधी क्या कर सकता है, या विटनेसेस है या जो एक्यूज़्ड है वो क्या कर सकता है कि जो उनका एडवोकेट है उनसे बात करके एप्लीकेशन अप्लाई प्रोसीडियर अदर जो कमेटी को अप्लाई करके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उस जज के अगेंस्ट, जो कि बढ़िया फेयर तरीके से सही तरीके से केस की इन्वेस्टिगेशन या जो प्रोसीडिंग जो कार्रवाई वो प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा है ढंग से बोलते हैं उसको कोग्निजेंस फेवरेबल या रीजनेबल वो जो बोलते हैं काम नहीं कर रहा है, तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है कि वो जज जो क्रिमिनल जज है जो मैजिस्ट्रेट है उसके अगेंस्ट वो कार्रवाई करवा सकता है और अपना केस जो है दूसरे मैजिस्ट्रेट दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर करवा सकता है एप्लीकेशन देके। और जो मैजिस्ट्रेट है उसके जो सीनियर बेंच बैठेगी बोलते हैं मैजिस्ट्रेट्स की, वो उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में। दूसरा आता है इसमें जो प्रोसिक्यूशन रहता है, जैसे जो कॉन्स्पिरेसी वाले केसेस रहते हैं या फिर जो हमारे मैरिज वाले केसेस रहते हैं या डाउरी वाले केसेस रहते हैं या फिर हमारे स्टेट के अगेंस्ट किसी ने कोई जो है कॉन्स्पिरेसी करी है, थ्रेटनिंग करी है, जैसे विटनेस को थ्रेट करा हुआ है, या फिर हमारे जो कोर्ट में जो न्यायालय में जो सेक्शन BNS 85 है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2003, उसमें जो सेक्शन 85 में जो ऑफेंसेस अपराध आते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और ये सारे उसमें प्रोसीजर दिया। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 16 चैप्टर 16। इसमें आता है सेक्शन धारा 223 से लेकर 226 तक, टोटल 4 धाराएं, जिसमें जो मैजिस्ट्रेट रहता है, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट रहती है बाई कंप्लेनेंट और एक्यूज के बारे में प्रोसेस दिया गया है कि कैसे उसका ट्रायल चलता है। कि जैसे कि अगर कोई कंप्लेनेंट कंप्लेंट करता है मैजिस्ट्रेट को, तो उसका जो एग्जामिनेशन रहता है, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन या दूसरे नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एक्यूज के हैं चाहे वो कंप्लेनेंट के हैं, वो उसका प्रोसेसिंग के बारे में दिया गया है इसमें। और दूसरा रहता है पोस्टपोनमेंट, उसको बढ़ाया भी जा सकता है या चेंज भी करवाया जा सकता है या कोग्निजेंस भी करता है। जैसे हमारा रहता है कि अगर जो मैजिस्ट्रेट है कंप्लेनेंट को लगता है कि वो ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपने एडवोकेट से कहकर उस मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करवा सकता है और उस केस को दूसरे मैजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफर करवा सकता है। तो आप मैजिस्ट्रेट और जो जजेस होते हैं उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 17 चैप्टर 17, जो कि आता है सेक्शन धारा 227 से लेकर 233 तक, जिसमें टोटल 7 धाराएं आती है, जो कि है जैसे कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग और ऑफेंसेस बाय द मैजिस्ट्रेट। इसमें आता है कि जैसे कि जो एक्यूज्ड रहता है या जो कंप्लेंट रहता है कि आज कोर्ट में हेयरिंग है और मेरा जो एक्यूज्ड और जो विटनेस है या जो, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है। अगर उन एक्यूज्ड है जो कंप्लेंट है उनका कोई एडवोकेट जो है आया नहीं हुआ, तो मैजिस्ट्रेट कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है। दूसरा है कि जैसे ही हम क्रिमिनल कंप्लेंट की जो कॉपीज रहती है या FIR की कॉपी रहती है उसको पास करवा सकता है मैजिस्ट्रेट पुलिस से, उसको दे या उसकी कॉपी उसको दो, या जो फर्स्ट जितनी भी कंप्लेंट या कार्रवाई हो रही है उनकी कॉपियाँ जो फर्निश करे किसको, जो हमारा एक्यूज्ड है उसकी विटनेस को, विटनेस की एक्यूज को वहाँ पर उसकी सप्लाई करे। बस यही यहाँ पर प्रोसीजर जो प्रोसेस दिया गया है, उसको डायरेक्ट करवा सकता है मैजिस्ट्रेट कि एडवोकेट यहाँ से वहाँ दे और वहाँ से दोनों अपोजिट पार्टी एक दूसरे को उसकी कॉपी दो और कोर्ट से भी उसकी कॉपी ले सकते हैं। बस उसके बारे में यहाँ पर प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 18 चैप्टर 18। इसमें आती है टोटल जो है धारा 234 से लेकर 249 तक, टोटल जो है 16 धारा यहाँ पर आती है। और ये जो धाराएं दी गई है, चार्ज के ऊपर धाराएं दी गई है। जैसे कि कोई अपराध होता है, तो अपराध जो किया गया है, तो वो अपराध की कौन सी श्रेणी में आ रहा है, कौन सी सेक्शन में आ रहा है, कौन सी अधिनियम एक्ट में आ रहा है, और वो किस तरह का वो चार्ज है, किस तरह को चार्ज का मतलब है अपराध, किस तरह का वो अपराध है। तो वो जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, अपराध लगाए जा रहे हैं, और उसमें जो पनिशमेंट लगाई जा रही है कौन कौन से अपराधों के अंदर आ रही है, जैसे सेक्शन 204 में, 3 में, 101 में अपराध और टाइप्स प्रकार, जो अपराध के प्रकार और अपराधियों के प्रकार, कि जैसे कि वो रेप का विक्टिम है या वो क्या बोलते हैं चार्ज किसी और का लगा हुआ है और वो उसमें फैक्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है सेक्शन जो चार्जेस हैं वो दूसरे के अधिनियमों के लगा दिए, तो ये उसके ऊपर जांचना मापना यहाँ पर होता है कि उसके ऊपर रीजनेबल है। फिर दूसरा होता है कि मैजिस्ट्रेट होता है, या जो अगर वो उसमें जब कोर्ट में ट्रायल केसेस चले हो तो उसमें नए उसमें चार्जेस लगते हैं, वो फिर से वैसे सेम जो है अकाउंट ऑफ जो है या कमीशन ऑफ जो है सेम उसी तरह के अपराध कर बैठता है वही जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो फिर से उनको सेम उसमें ट्रायल करा जाएगा और उसकी अलग से सजा उसको दी जाएगी। तो इस तरह से अलग टाइप्स के यहाँ पर चार्जेस अपराध के बारे में समझाया गया है। जैसे कि कोर्ट जो है जो चार्जेस है जो उसके ऊपर अपराध लगे हुए हैं और चार्जेस को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकता है कोर्ट जो है, मैजिस्ट्रेट जो है कि जो पुलिस वाले ने उसके ऊपर लगाया है, कंप्लेंट में है मैजिस्ट्रेट के पास, या FIR में है, या जो एक्यूज ने उसको कंप्लेनेंट ने उसके अगेंस्ट में लगाया या एक्यूज ने कंप्लेंट, उनको अल्टर कर दिया जा सकता है अगर वो उसके रीजनेबल उसमें नहीं बैठते। दूसरा है कि वाइकेरियस और ज्वाइंट अपराधी चार्जेस, जैसे 2 लोगों ने सेम अपराध किया है, 2-4 लोगों ने। अध्याय है 19वां चैप्टर 90, और इसमें आता है जो धारा आती है, सेक्शन आती है 248 से लेकर 260 तक, टोटल 13 धाराएं आती है, सेक्शन आती है। इसमें दिया गया जो ट्रायल रहते हैं, ट्रायल केसेस रहते हैं, उनका प्रोसेसिंग के बारे में दिया गया कि कैसे वो सेशन कोर्ट में ट्रायल केसेस किए जाते हैं, कैसे उनका प्रोसेस होता है, उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। जज जो सेशन कोर्ट के मैजिस्ट्रेट रहते हैं, कैसे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करवाता है, कैसे उसमें क्या होते हैं आर्गूमेंट्स करवाए जाते हैं, उसके आर्गूमेंट की जो है क्या होता है या एप्लीकेशन फाइल करवाई जाती है, या कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्या होते हैं लेटर या एप्लीकेशन अप्लाई करा जाता है, उसके बारे में सेशन कोर्ट में, या उसमें जो चार्जेस लगाए जाते हैं कैसे उसके लिए एप्लीकेशन में भरी जाती है, वो सारे क्या होते हैं फॉर्म भरे जाते हैं, वो सारे उसमें प्रोसेस है सेशन कोर्ट के बारे में। अध्याय 20 चैप्टर 20, ये चलता है धारा 261 से लेकर धारा 273 तक। इसमें टोटल 13 धाराएं हैं, 13 सेक्शन दी गई है, 261 टू 273। अब इन धाराओं में जो दिया गया जो ट्रायल केसेस रहते हैं बिफोर जो वारंट के केसेस रहते हैं, उनका जो ट्रायल रहता है मैजिस्ट्रेट के सामने, उनके बारे में प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आर्गूमेंट होंगे, कैसे बोलते हैं वारंट जो है
वारंट केसेस में जो चार्जेस रहते हैं या चार्ज जो डिस्चार्ज किए जाते हैं, जैसे कोई एक्यूज्ड है या कोई अदर जो विटनेस है, उनको कितने चार्ज डिस्चार्ज किया जाता है अगर वो गलत गवाही दिए होते हैं और जेल में बंद होते हैं, या कोई एक्यूज्ड ऑफेंडर है, कोई गिल्टेड है, तो उनको कैसे होते हैं डिस्चार्ज किया जाता है हमारे होते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केसेस में। या जो प्रॉपर्टी सीज रहती है, अभी वो जो बंधक प्रॉपर्टियाँ होती है, हमारी जो संपत्ति होती है, ज़मीनें होती है, या हमारे घर बार होते हैं, सीज हो चुके होते हैं, बंधक हो चुके हैं, तो उनको कैसे कोर्ट के होते हैं मजिस्ट्रेट जो है वारंट केसेस में होते हैं उनको फिर से रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। उनके बारे में यहाँ पर प्रोसेसिंग दी गई है। अगला अध्याय हमारा 21वां चैप्टर 21 और इसमें आती है टोटल 274 से लेकर सेक्शन 274 से लेकर 282 टू 82 तक जो है धाराएं सेक्शन आती है। और इनमें जो दिया गया है कि जो ट्रायल रहता है हमारे समन केसेस का मजिस्ट्रेट के पास जो है आपराधिक मामले में जो समन आता है, तो उनके बारे में दिया गया है कि कैसे जब आपराधिक मामले होते हैं, जैसे कोई कंप्लेनेंट है वो मर जाता है या वो अपीयर नहीं होता कोर्ट में, तो उस टाइम क्या प्रोसेस रहेगा, या फिर केस बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आके बोलते हैं वहाँ स्टार्ट करेंगे, या केस जो है उसकी एंडिंग करनी है, समन केसेस रहते हैं उसको बोलते हैं स्टॉप करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोसेसिंग है सारी। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 22वां। ये आता है धारा 283 से लेकर 288 तक, टोटल इसमें 6 धाराएं 6 सेक्शंस आती हैं 283 टू 288। और इनमें दिया गया है समरी ट्रायल्स के बारे में। समरी ट्रायल होता क्या है? समरी ट्रायल ऐसा होता है, और ब्रीफ जैसे ब्रीफ होता है, संक्षिप्त होता है या सारांश रूप से होता है, ब्रीफ होता है, उसके बारे में है कि जैसे कि जब केस आता है, कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास, या ट्रायल केसेस आते हैं या कंप्लेंट्स आती है, तो उनको कैसे लिखना होता है रिटर्न, उसमें होता है फॉरम में फिल करना होता है। फिर उस वजह से रहता है कि केस नंबर रहता है, ईयर नंबर रहता है, फिर पार्टी जो कंप्लेनेंट है उसका नाम रहता है, फिर नीचे उसमें क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑफेंस रहता है, चार्जेस रहता है, एड्रेसेस रहते हैं, और उसकी जो कॉपी होती है रिटर्न वो उसको भेजना होता है, वो सारे इसमें दिया रहता है। और जो जजमेंट और ऑर्डर इसमें दी जाती है समरी ट्रायल्स में, कि ट्रायल केसेस चल रहे हैं कंप्लेंट वाले या दूसरे वाले ट्रायल वाले जो भी केसेस, तो उसमें जो जजमेंट और ऑर्डर की जो लैंग्वेज रहेगी, भाषा रहेगी, वो कैसी भाषा हम यूज़ करेंगे और कैसे ऑर्डर जो है हम यहाँ पर देंगे। ऑर्डर जो होना चाहिए वो ब्रीफ में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, जजमेंट जो है समरली होनी चाहिए, लेंथी होनी चाहिए, तो उनके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। हमारे जो है यहाँ पर टोटल अध्याय है 23वां, जिसमें धारा 289 से लेकर 300 तक सेक्शन दी गई है, धाराएँ दी गई है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। प्ली बार्गेनिंग होता क्या है? जैसे कोई पुलिस ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर ही चार्ज होता है, इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, क्या बोलता है केसेस, तो जो एक्यूज पर्सन रहता है उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस उसने लगाए होते हैं, उनके लिए वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में विद इन 13 डे फाइल होने के बाद। जो ट्रायलिंग के केसेस चल रहे हैं या पेंडिंग में अभी, तो 30 दिनों के भीतर वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल करवा सकता है अपने एडवोकेट से। और उसमें जो भी उसको लगता है, जैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर क्या बोलते हैं 14 साल या 10 साल या लाइफ डेथ वाली क्या बोलते हैं कारावास है, उनसे रिलेटेड वो क्या बोलते हैं वहाँ पर चार्जेस जो है अपने फैक्ट बाई फैक्ट जो है क्या बोलते हैं चेक करवा सकता है कि उसने ये जो चार्जेस लगाए हैं पुलिस वालों ने ये क्या बोलते हैं सही नहीं है, तो उनको वो वहाँ पर चेक करवा सकता है। और विक्टिम भी है तो विक्टिम के लिए भी बोलते यही रहेगा, और जो एक्यूज्ड है वो दोनों ये सब कर सकते हैं, और इसकी जो जजमेंट रहेगी वो फाइनल रहेगी। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर जो है 12 धाराएं आती है इस चैप्टर में। प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये मोल तोड़ करना। तो कुल मिला के यही है कि जो पुलिस वाली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, चाहे वो एक्यूज्ड है या कोई सस्पेक्ट है या कोई इनोसेंट है या विक्टिम है, उसके अगेंस्ट अननेसेसरी जो है चार्जेस जो है नहीं लगा सकते। आपने अपराध कुछ और कराया और उसने चार्जेस कुछ और लगा दिया, तो वही बोल तोल आप वहाँ पर कर सकते हैं एप्लीकेशन फाइल करवा के। और अगर पुलिस वाले ऐसा करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है पुलिस वालों के अगेंस्ट बोलते हैं कार्रवाई की जा सकती है, उनको सस्पेंड और डिसमिस भी किया जा सकता है, हो सकता है। और क्या बोलते हैं किसी के दबाव में आकर वो करके आपके अगेंस्ट में चार्ज लगाएंगे तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हैं। फिर उसमें जो सिविल पुलिस रहती है वो हट जाती है, और जुडिशियल पुलिस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यायालय के जो पुलिस रहती है वो उसमें आगे क्या बोलते हैं देख रेख करेगी। अगला है हमारा अध्याय 24वां चैप्टर 24 सेक्शन 3012 टू 306, 301 धारा से लेकर 306 धारा तक टोटल 6 धाराएं दी गई है इसमें। अटेंडेंस ऑफ पर्सनस, अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स और डिटेन्ड प्रिजनर्स, जो कारावास में बंद कैदी है उनसे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि जैसे सेक्शन अंडर सेक्शन 302 कोड जो है क्रिमिनल कोड, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे के उनको जो न्यायालय में कार्रवाइयाँ चल रही है या जो उनके केसेस चल रही है या किसी अदर केसेस के मामले में भी जो कैदी रहते हैं उनको बुलाया जा सकता है कोर्ट द्वारा अंडर सेक्शन 30 धारा 302 के अंतर्गत क्रिमिनल कोड और मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो सवाल जवाब करने के लिए। और दूसरा इसमें दिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो उनकी पावर रहती है अंडर सेक्शन 303, ये अगर वो चाहे तो उनको बोलते हैं रिलीज या जेल से मतलब उनको छोड़ा ना जाए तो ऐसे भी वो बोलते हैं नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ने वहाँ से बोलते अंडर सेक्शन 302 दिया गया है तो वहाँ से वो बोलते हैं कोर्ट में उनको अपीयर होना पड़ेगा और उनको बोलते हैं पुलिस वाले वहाँ पर लेके आएंगे जुडिशियल कस्टडी वाले। अगला अध्याय है हमारा 25वां, इसमें आता है सेक्शन धारा 307 से लेकर 336 तक 336 तक टोटल सेक्शन आती है, धाराएं आती है, टोटल 30 धाराएं आती है इसमें कवर करता है। इसमें है कि जो यह अध्याय 25वां, इसमें जो एविडेंस रहता है ट्रायल में या इंक्वायरीज में या कंप्लेंट्स में या अदर केसेस में, तो जो
एविडेंस रहता है, सबूत रहता है, उनको सबूतों को कैसे क्या बोलते हैं, हमने क्या बोलते हैं, जैसे समर केसेस रहते हैं या वारंट केसेस रहते हैं या अदर केसेस रहते हैं, उनको न्यायालय में रिकॉर्ड करवाना है, एक्यूज के सामने करवाना है, या जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एविडेंस रहते हैं या एक्सपर्ट वाले जो सबूत एविडेंस रहते हैं, या मेडिकल एक्सपर्ट वाले, साइंटिफिक एक्सपर्ट वाले जो सबूत रहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर के द्वारा या फोरेंसिक लैब के द्वारा, या फिर जैसे पुलिस ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर जो रहते हैं, पब्लिक सर्वेंट रहते हैं, उनके द्वारा, या फिर जो एक्यूज रहते हैं या सस्पेक्ट रहते हैं या विटनेसेस रहते हैं, जो भी क्या बोलते हैं विटनेसेस जो रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं वहाँ पर कोर्ट में क्या बोलते हैं रिकॉर्ड करवाया जाता है, उनसे विटनेसेस या फिर उसमें एग्जामिनेशन करवाई जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन करवाई जाती है विटनेसेस की, सबूतों की, उसमें जो एविडेंस दिए गए हैं, या फिर उसमें जो इंटरप्रिटेट करना होता है कि जो उसमें जो चार्जेस लगे हैं या फैक्ट जो डले हैं या जो भी कंटेंट उसमें डला हुआ है, उनको जो है उनका जो एडवोकेट रहता है या प्रोसिक्यूटर रहता है या जो इंटरप्रेटर रहता है, उनसे वो किया जाता है कि वो फेयरली सही तरीके से उनको इंटरप्रिटेट करे, जो वर्ड जो है रहते हैं चार्जेस वाले जो रहते हैं या फैक्ट रहते हैं, कहीं वो गलत है सही है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो एविडेंस से रिलेटेड यहाँ पर सारा जो है प्रोसेस कोर्ट में कैसे किया जाता है, करवाया जाता है, वो रहता है इसमें कि कैसे जो है एक्यूज सस्पेक्ट या फिर जो अपराधी होते हैं या दूसरे इनोसेंट होते हैं उनके यहाँ पर रिकॉर्ड करवाया जाता है। तो अगला है हमारा अध्याय 26 चैप्टर 26। ये आता है धारा 337 से लेकर 366 तक। इसमें टोटल 30 धाराएं आती है, 30 सेक्शन आती है, जो कि दिया गया है जनरल प्रोविजन एज रिलेटेड टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल इन कोर्ट। जो कोर्ट में पूछताछ या जो इंक्वायरीज होती है या पूछताछ के जो मामले होते हैं या कंप्लेंट के जो मामले होते हैं या ट्रायल के जो अंडर ट्रायल के मामले हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या होते हैं प्रोविजन प्रावधान दिए गए हैं कि जैसे कोई जो एक व्यक्ति है, एक कोई पर्सन है जिसको पहले कोर्ट द्वारा सेम उसी मामले के लिए, उसी केस के लिए जो है दोष सिद्ध कर दिया गया है, गिल्टी प्रूव कर दिया गया है, ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, या उसको बरी कर दिया गया है कि वो ऑफेंडर नहीं है, गिल्टी नहीं है, तो उसी केस के लिए उस पर जो है दोबारा जो है कार्यवाही है द्वारा उन्हीं चार्जेस के ऊपर जो है केस द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है कि इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है वो प्रोसिक्यूट कर सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि जो एक्यूज रहता है, मतलब जो दोषी व्यक्ति रहता है, अपराधी रहता है, या जो इनोसेंट रहता है, या फिर हमारा जो बोलते हैं कोई सस्पेक्ट है वो रहते हैं, तो उनके लिए जो या विटनेसेस रहते हैं, गवाह रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार अपने खर्चे से करवाएगी, जैसे लीगल एड हो गया। दूसरा रहता है कि जैसे जो गवाह रहते हैं या उनको जो एक्यूज रहता है, अपराधी रहता है, या जो घोषित अपराधी रहता है, या जो नया अपराधी रहता है जिस पर अभी क्या बोलते हैं चार्जेस प्रूव हो रहे हैं, या उनसे रिलेटेड उनको अगर कोर्ट में बुलाना है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो पावर शक्तियाँ दी गई है कोर्ट, न्यायालय, मैजिस्ट्रेट की या क्रिमिनल कोर्ट की। दूसरा है कि जो कोर्ट के पास रहता है कि वो क्या बोलते हैं वो नहीं दे सकते, क्या बोलते हैं ज़्यादा अधिक बड़ी जो सजाएं जो है चार्जेस के ऊपर नहीं लगा सकते, या उनके अंडर जो है उनके जुरिडिक्शन में वो क्या बोलते हैं अपराध या जो क्षेत्र जो है उनके वहाँ पर नहीं आता, तो वहाँ से वो दूसरे जो हायर जो सीनियर जजेस मजिस्ट्रेट रहते हैं, जो सीनियर मजिस्ट्रेट कोर्ट रहते हैं वहाँ पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। या फिर जैसे सिक्का क्वायर हुआ या चलित संपत्ति जो अपनी संपत्ति रहती है उससे रिलेटेड जो केसेस रहते हैं जो पहले चल चुके हैं उससे रिलेटेड जो कार्यवाही रहती है, या जो गवाह रहते हैं, हमारे गवाह है, या जो अपराधी होता है वही एक सफिशिएंट जो है गवाह रहता है, या फिर जब जो विटनेसेस रहते हैं या एक्यूज्ड अपीयर नहीं होता कोर्ट में, तो उसके अब्सेंस में क्या कोर्ट में क्या होता है कार्रवाई करने की जो कोर्ट की और मजिस्ट्रेट की पावर होती है वो कर सकते हैं। फिर दूसरा इसमें जो क्षमादार पैराडोर वाले जो प्रिजनर है, या जो क्षमादार पैरोल या बेल बोर्ड या बेल पर जो छोटे व्यक्ति है, अगर वो उनके अगेंस्ट जो है मैजिस्ट्रेट या क्रिमिनल कोर्ट द्वारा इंक्वायरी जो है द्वारा परीक्षण उनका या इंक्वायरी जो है द्वारा कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं छूटने के बाद अपना बढ़िया व्यवहार नहीं रखते हैं, जो भी क्षमादार व्यक्ति है उनके द्वारा उनके अगेंस्ट द्वारा से कार्रवाई हो सकती है। या ओरल आर्गूमेंट्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो कंटेंट है क्योंकि इंक्वायरी करनी है, ओरल आर्गूमेंट करना है, तो उससे रिलेटेड पावर यहाँ पर कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और ओरल आर्गूमेंट जो है करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। टोटल 30 धाराएं आती है यहाँ पर। नेक्स्ट है अध्याय 27 चैप्टर 27 सेक्शन 367 टू 378, 360 से लेकर 378 तक। टोटल इसमें 12 धाराएं आती है। चैप्टर है जो अपराधी होता है, पागल अपराधी होता है, अनसाउंड माइंडेड ऑफेंडर होता है या एक्यूज्ड होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन दिए गए 12 सेक्शनों में। जैसे कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन होता है, जो पागल पर्सन होता है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसका जो ट्रायल चलता है कोर्ट में, तो उसको जो है कोर्ट जो है अगर जब ट्रायल में जांच जो इंक्वायरी होती है उसमें पाती है कि जो मेंटल व्यक्ति मेंटल अपराधी होता है, अनसाउंड माइंड पर्सन मतलब जो मेंटल अपराधी होता है, तो कोर्ट जब मैजिस्ट्रेट ट्रायल में इंक्वायरी में उनको पता लगता है कि ये जो जब ट्रायल चलता है कि ये पागल व्यक्ति है, तो उसको जो है उस मेंटल अपराधी व्यक्ति को जो है कोर्ट जो है जो साइकेट्रिक या जो सिविल सर्जन होता है या जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के, वहाँ पर उनको या क्लिनिक जो होते हैं वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट है 2017 उसके अंतर्गत उनको भेज दिया जाता है। या दूसरा वो एक्यूज पर्सन जो है अभी सस्पेक्ट है, अभी उसका घोषित नहीं हुआ कि वो क्या बोलते हैं जो अपराधी है, लेकिन है वो मेंटल, तो उसको जो है बेल में छोड़ दिया जाता है
फिर उसको बेल पर जब छोड़ा जाता है तो उसके जो रिलेटिव रहते हैं उनको कोर्ट ऑर्डर करता है कि उसको जो है नियर बाई जो है अपने खर्चे पर जो है या राज्य सरकार के खर्चे पर, अगर वो अपराधी है तब, अगर वो अपराधी नहीं है तो नियर बाई उसको क्या होता है लीगल एड जो है मेडिकल लीगल एड होता है उसको प्रोवाइड करवाई जाए और उसको क्या होता है एडमिट करवाया जाए। बस उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है दिए गए। या फिर जो मेंटल हेल्थ केयर वाले जो सेल रहते हैं वहाँ पर उसको गिल्टी जो अपराधी व्यक्ति होता है उसको क्या होता है जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर मेडिकल केयर के साथ उसको रखा जाता है, मेडिकल हेल्थ केयर के साथ। अगला अध्याय 28 सेक्शन 379 टू 391 धारा 379 से लेकर 391 तक यहाँ पर धारा दी गई है, सेक्शन दी गई है। टोटल 13 धारा यहाँ पर आती है, जिसमें कि जो दिया गया जो प्रोविजन रहते हैं, प्रोविजन जो रहती है, प्रक्रिया जो रहती है एज टू ऑफेंसेस, अपराध जो रहते हैं हमारे जो जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में जो रहते हैं, जैसे न्यायालय में जो अपराध किए जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या फिर क्या बोलते हैं अपील है, या फिर जो झूठे दस्तावेज या झूठे जो है अपराध या चार्जेस लगाना या केस या कंप्लेंट करना, या फिर जैसे कि उसमें जो झूठे एविडेंस रहते हैं हमारे, या फिर कोई जैसे रहता है कि दस्तावेज जो है या कोई भी व्यक्ति है जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स है या असर देने से कोर्ट में मना कर देता है तो वो कोर्ट की अवहेलना करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। या फिर जैसे जो समन किसी को समन दिया गया है या वारंट दिया गया है उसकी अवहेलना करता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं, प्रक्रियाएं दी गई है। और इसमें एक क्षमानामा एपोलॉजी की एप्लीकेशन भी वो फाइल कर सकते हैं, और एपोलॉजी की जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ पर फाइल करके क्षमा माफीनामा ये फाइल करके जो है वहाँ से वो बेल मतलब छूट रिलीज भी हो सकते हैं, नहीं तो उनको डिटेंशन में भेजा जाता है अगर वो क्योंकि ऐसे दंडनीय जो है अपराध करते हैं तो। झूठे अध्याय हमारा 29 सेक्शन 392 से लेकर 406 तक यहाँ पर टोटल जो है 15 धाराएं दी गई है, 15 सेक्शन दी गई है। इसमें दिया गया है जजमेंट के ऊपर की जजमेंट कैसे होनी, फेयर होनी चाहिए, कोई फर्जी जजमेंट नहीं होनी चाहिए, जो कंटेंट ऑफ जजमेंट एक बार दी जा चुकी है वो दोबारा कहते हैं चेंज नहीं होनी चाहिए कि उसमें करप्शन हो गया कि उसमें कहते हैं आपने जज ने या मजिस्ट्रेट ने उसको चेंज करते हैं, बस उसी से रिलेटेड यहाँ पर जजमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर दिया गया है। अगला अध्याय हमारा 30 400 धारा 407 से लेकर धारा 412 तक, सेक्शन 407 टू 412 तक यहाँ पर टोटल 6 धाराएं आती है, 6 सेक्शन आती है, जिसमें दिया गया है कि जो ऑर्डर या सेंटेंस रहता है, डेथ सेंटेंस या डेथ ऑर्डर रहता है फांसी चलाने का, जो ऑर्डर रहता है डेथ ऑर्डर या फांसी चलाने वाला जो ऑर्डर रहता है उसका जो कन्फर्मेशन रहता है, फाइनलाइजेशन रहता है, तो जो लोअर कोर्ट रहते हैं या फिर जो हमारा सेशन कोर्ट रहता है या अदर कोर्ट रहते हैं हाई कोर्ट से नीचे, वो क्या करेंगे कन्फर्मेशन के लिए उस सेंटेंसेस को कन्फर्म करने के लिए, उस ऑर्डर को कन्फर्म करने के लिए डेथ सेंटेंस को जो कि 101 के अंदर आता है BRS भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर, उनको कन्फर्म करवाने के लिए हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। हाई कोर्ट वहाँ से कन्फर्म करेगा, तय करेगा कि इसमें कौन सा डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या कोई एडिशनल इसमें एविडेंस लेने हैं, या फिर इसमें दोबारा से ट्रायल लेना है, इंक्वायरी करना है, दोबारा से जांच पड़ताल करनी है जो चल रहा है। फिर दूसरा आता है जो सेंटेंस और कन्फर्मेशन रहता है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर जो सेंटेंसेस और कन्फर्मेशन रहता है बाय 2 जजेस साइड, उनके 2 जजेस जो रहते हैं उनके साइड होना जरूरी है उसमें। या फिर जैसे कि जब नया सेंटेंस या नया कन्फर्मेशन आता है, नया एविडेंस आता है तो उसमें जो जजेस जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो उसमें 2 जजेस के साइड होने जरूरी है। दूसरा है कि अगर उनमें जो जजेस रहते हैं अगर उनके यहाँ पर जो उनका जो ओपिनियन रहता है केस से रिलेटेड, जज सेंटेंस से रिलेटेड, कन्फर्मेशन से रिलेटेड डिफरेंट उनके ओपिनियन रहते हैं, तो उस टाइम जो क्या प्रोसीजर होगा तब वहाँ पर जो है जो सीनियर उनकी बेंचेस रहती है या फिर जो हाई कोर्ट रहता है वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा, या हाई कोर्ट में ही उनका ओपिनियन अलग रहते हैं, तो हाई कोर्ट के जो जजेस मैजिस्ट्रेट है उनके जो सीनियर बेंचेस वाले हैं वहाँ पर उसको भेजा जाएगा क्योंकि कन्फर्मेशन के लिए। बस यही यहाँ पर दिया गया है। 31 413 धारा से लेकर 431 तक यहाँ पर धाराएं दी गई है। इसमें बताया गया है, इसमें टोटल 23 धाराएं हैं। इसमें दिया गया है कि जो अपील रहती है, अपील कहाँ कर सकता है, जो एक्यूज पर्सन होता है या फिर जो इम्प्रिजन पर्सन होता है, जैसे कि पैरोल ले सकते हैं या फिर पैरोल के लिए अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। किसी भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट जो है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से आपको ऑर्डर मिला है, जजमेंट मिला, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जो हायर रहते हैं रिफर टू हायर कोर्ट जो है आप जो है क्या अपील कर सकते हैं। अपील के बारे में यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है कि जैसे अगर नीचे वाले जो लोअर कोर्ट में आपका जो है रीजनेबल आपको जो जजमेंट नहीं लगता, या जेल में जो बंद कैदी है वो भी अगर क्या बोलते हैं अपील कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर हो चुका है 10 साल 14 साल 20 साल या पूरा लाइफ टाइम के लिए हो चुका है, इम्प्रिजनमेंट या डेथ का हो चुका है, तो वो कर सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या पब्लिक जो एंटिटी रहती है, हमारा जो कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी रहती है, या हमारी सरकार है, राज्य सरकार है या सेंट्रल सरकार है, वो भी क्या बोलते हैं अपील कर सकते हैं। बस अपील के बारे में यहाँ पर जो है दिया गया है। और अपील के लिए जो है आप जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पटिशन फाइल कर सकते हैं लोअर कोर्ट से सीधा हायर कोर्ट में। लेकिन कुछ केसेस रहते हैं जैसे जिसमें सेंटेंस प्रूव हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है, तो उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ उसमें प्रोविजन निकाले जाते हैं तो उसमें भी जेल में रहकर भी उसमें अपील करी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा 436 से लेकर 445 धारा तक इसमें दिया गया है। 436 से लेकर 445 धारा तक अपील एंड रिवीजन के बारे में प्रोसीजर यहाँ प्रक्रिया दी गई है। अपील और अगला अध्याय हमारा 33वां सेक्शन धारा 446 से लेकर 452 तक, टोटल 7 धारा यहाँ पर आ रही है। इनमें दिया गया है कि जो ट्रांसफर ऑफ केसेस, क्रिमिनल केसेस रहता है, क्रिमिनल केसेस के जो ट्रांसफर रहता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसफर या विड्रॉल रहता है या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। और उसका रीजन जो होना चाहिए वो रिटर्न में होना चाहिए कि वो कहीं के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं। लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या अदर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है नीचे हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट रहते हैं वहाँ पर ट्रांसफर करवा सकता है, वहाँ से सबऑर्डिनेट कोर्ट को और एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक। और ऐसी पावर रहती है हाई कोर्ट की नीचे लोअर कोर्ट के ऊपर और डायरेक्ट ऊपर से सुप्रीम कोर्ट।
अगला अध्याय है हमारा 34वां धारा 453 से लेकर 477 तक यहाँ पर धारा दी गई है। टोटल 30 धारा है और इसमें दिया गया है कि जो सेंटेंसेस रहते हैं या ऑर्डर रहते हैं उनका जो रिवीजन जो ऑर्डर और सेंटेंसेस रहते हैं उनका जो एग्जीक्यूशन रहता है या रिवीजन रहता है या उनका जो सस्पेंशन रहता है उनको सस्पेंड करना या एग्जीक्यूट करवाना है ऑर्डर जो दिए गए हैं क्रिमिनल कोड के द्वारा, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है प्रोविजन दिया गया है, प्रक्रिया दी गई है। हमारा धारा 478 से लेकर 496 तक यहाँ पर धारा दी गई है। टोटल इसमें 19 धारा है, 19 सेक्शन है। इसमें जो दिया गया है जैसे कि 478 में दिया गया बेल और बेल बोर्ड के बारे में यहाँ पर प्रोविजन प्रक्रिया दी गई है कि बेल कैसे ले सकते हैं। जैसे जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, 478 में बेल ले सकते हैं। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें जो है 480 में उसमें क्या बोलते हैं आप जो है बेल ले सकते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जितने भी रहते हैं। और 489 में दिया गया है कि जैसे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर रहते हैं वो आधी सजा काटने के बाद वो भी बेल पर क्या बोलते हैं बाहर आ सकते हैं अपनी सजा का आधा भाग काटने के बाद। और उसके बाद आते हैं इसमें जो प्रोसेस एंड पावर दिया रहता है कि हाईकोर्ट का कि वो इंटरम बेल दे सकते हैं या फिर एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं 82, 83 और 84, 81, 82 और 83 धारा में। या कोई एप्रीहेंडेड होता है, किसी को ऐसा एप्रीहेंस होता है लगता है कि उसको क्या बोलते हैं वो गिरफ्तार हो सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो पहले या बाद में भी क्या बोलते हैं वहाँ पर हाई कोर्ट में डायरेक्ट बोलते हैं पटिशन या बोलते हैं एप्लीकेशन फाइल करके जो है बेल ले सकता है। फिर इस वजह से बेल बोर्ड होता है या सिक्योरिटी बोर्ड होता है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है कितना अमाउंट बेल का रहता है या बेल बोर्ड का कितना अमाउंट लगेगा या सिक्योरिटी बोर्ड का कितना, या जो सिक्योरिटी रहता है उनका चार्जिंग रहता है उनका या डिस्चार्जिंग रहता है या उनका जो विड्रॉल रहता है या फिर फोरफिटेड बेल बोर्ड या सिक्योरिटी बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। अगला है हमारा धारा 497 से लेकर 505 तक इसमें धाराएं दी गई है। ये चैप्टर आता है हमारा 36वां चैप्टर आता है, 36 चैप्टर। इसमें दिया गया है कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो रहता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रहता है या मूवेबल प्रॉपर्टी रहता है, जो बंधक प्रॉपर्टियाँ होती है, जो संपत्तियाँ होती है उनको बंधित किया जाता है कोर्ट न्यायालय के द्वारा। जब हम क्या बोलते हैं सिक्योरिटी या जो सिक्योरिटी बोर्ड रहता है या सिक्योरिटी रहता है या फाइन रहती है, पेनल्टी रहता है या अमाउंट रहता है जो कोर्ट की फीस का वो नहीं पे कर पाते तो इनको सीज कर लिया जाता है। या दूसरी जो वेपन्स रहते हैं, दूसरे हथियार रहते हैं या हमारी कोई जमीन है कोई जगह, उनको सीज कर दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रक्रिया है कि पुलिस क्या उसमें बोलते हैं कैसे सीज करती है, कैसे कोर्ट उसमें ऑर्डर देता है। दूसरा इसमें बताया गया है कि जैसे जो क्रिमिनल कोर्ट रहता है या मैजिस्ट्रेट रहता है वो ऑर्डर करता है या प्रॉपर्टी सीज करने का, तो जो उसमें आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं दोबारा से, अगर जैसे आप अमाउंट जो है उसका बोलते पे कर देते हैं, जितना भी आपका फाइन या पेनल्टी या बोलते जो अमाउंट रहता है उसको पे कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में रहता है उसको पे आप जैसे ही कर देते हैं तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, आप फिर से रिस्टोरेशन अपने पास पोजेशन ले सकते हैं, फिर से आप अपने पास उस प्रॉपर्टी को बंद कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं कोर्ट से। बस यही इसमें दिया गया है। अगला अध्याय आता है हमारा 506 से लेकर 512 धारा तक। टोटल इसमें जो धाराएं आती है इसमें 7 धाराएं आती है। और इसमें जो है इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में, कोर्ट की जो रेगुलर प्रोसीडिंग होती रहती है उनके बारे में इसमें कार्रवाई है, चाहे वो छुट्टियों में है, चाहे हॉलीडेज के टाइम है, चाहे मोबाइल कोर्ट की है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में हो जाती है या फिर कोई नाइट कोर्ट में होती है, बड़ी सारी इसमें प्रक्रिया है उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अध्याय चैप्टर 38, 38वां चैप्टर अध्याय दिया गया है। इसमें दिया गया सेक्शन 513 से लेकर 519 तक। टोटल इसमें जो है 7 धाराएं आती है, जिसमें दिया गया है कि जो लिमिटेशन फॉर टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, इसमें लिमिटेशन एक्ट जो रहता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिमिटेशन एक्ट जो है अधिनियम, जो लिमिटेशन जो अधिनियम है उसकी यहाँ पर जो है धाराएं यहाँ पर लगेगी। एक्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है, लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा क्या होता है सीआरपीसी क्रिमिनल दंडीय प्रोसीडिंग में जो कार्रवाई हो जो है लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर लगेगा। टोटल इसमें और BNSS की 7 धाराएं अलग से यहाँ पर लगती है। फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 39, 39वां चैप्टर। इसमें दिया गया है धारा 520 से लेकर 531 तक ये धाराएं दी गई है। इसमें दिया गया जो हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के यहाँ पर जो ट्रायल चलेगा या कंप्लेंट्स चलेगी उनका प्रोसीडिंग के बारे में दिया गया है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि जो आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे कर्नल है, कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, कोई फिर हायर वाले जो चीफ, उनके अगेंस्ट आर्मी के ऑफिसर रहते हैं या एयरफोर्स नेवी नेवल के जो ऑफिसर रहते हैं उनके अगेंस्ट आप यहाँ पर जो है कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और कंप्लेंट अथॉरिटी के यहाँ पर जो है फाइल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। और जो उनके आर्मी के जो कोर्ट रहते हैं, आर्म ट्रिब्यूनल कोर्ट रहते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें कि जैसे कुछ केसेस रहते हैं आर्मी के, जैसे आर्म एक्ट लगता है तो उसमें जो होता है कि जो कंपिटेंट कमांडिंग ऑफिसर रहता है आर्मी का, वहाँ पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रिब्यूनल कोर्ट में। ट्रिब्यूनल कोर्ट जो रहते हैं आर्मी के कोर्ट्स रहते हैं या एयरफोर्स नेवी के कोर्ट रहते हैं, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है आगे की प्रोसीड कार्रवाइयों के लिए। और बाकी जो दूसरे केसेस रहते हैं वो उनके चले रहते हैं, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, जितने भी लोअर ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी उनके केसेस चलते रहते हैं। तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ भी सब डिविजनल कोर्ट है वहाँ पर उनके जो केसेस चलते हैं, आप उनके अगेंस्ट आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आर्मी में कर सकते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर ट्रिब्यूनल कोर्ट में कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रोसीजर है। फिर दूसरा है यहाँ पर जो फॉर्म्स दिए गए सेकंड शेड्यूल में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के 227 में, उसके बारे में कि क्रिमिनल जो फॉर्म रहते हैं क्रिमिनल कोर्ट में जो फॉर्म्स यूज़ होते हैं उन फॉर्मों के बारे में दिया गया है। फिर उसमें जो टिकट यूज़ होते हैं या फिर उसमें जो फॉर्म लगते हैं, टिकट्स लगते हैं, उनके बारे में वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। फिर दूसरा इसमें कि जैसे आप यहाँ पर कोई मैजिस्ट्रेट है या फिर जैसे जो एडवोकेट एक्ट यहाँ पर लगता है, और एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड भी आप इसलिए एक्सरसाइज में आता है कि जैसे जो एडवोकेट्स होते हैं वो कुछ ऐसे जो कोर्ट्स रहते हैं या कुछ ऐसे जो मैटर्स रहते हैं उसमें एज ए वो जज या मैजिस्ट्रेट वो क्या बोलते हैं सिट नहीं कर सकते, बेंच में बैठ नहीं सकते। फिर दूसरा रहता है और बाकी अदर वो एज ए बोलते हैं जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो एज ए जज या मैजिस्ट्रेट बैठ सकता है कहीं भी बेंच में जो है। फिर दूसरा इसमें दिया गया है कि जैसे ही जो जज और मैजिस्ट्रेट रहते हैं उनको लगता है कि कोई अपनी तरफ से लगता है ऐसा कि केसेस है उनको ट्रायल में लेना चाहिए या उनको अपना क्या बोलते हैं उनके पटिशन या वो सारी चीज़ें केस स्टार्ट करने चाहिए, ट्रायल में लाने चाहिए, चाहे वो पेंडिंग वाले हैं या चल रहे हैं या ड्यू स्टार्ट करने चाहिए, तो वो कर सकते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है दिया गया है।
तो इस तरह जो बीएनएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो एक्ट संहिता एक्ट है उसमें जो सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही सारा कुछ दिया गया है। अपराध दंडनीय प्रक्रिया संहिता जो दी गई है जो हमारे बीएनएस में है, बीएनएस में जो अपराध और उसकी पनिशमेंट दी गई है उसी का जो प्रोसेस है प्रक्रिया कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे किया जाना है या अदर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसी के बारे में यहाँ पर जो है प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है सारी की सारी प्रक्रिया। दूसरा यहाँ पर दिया गया मिसलेनियस में जैसे कि जो रिटायर आर्मी के या एयरफोर्स या नेवी के जो ऑफिसर या एम्प्लॉइज रहते हैं या अदर जो भी हमारे जो कॉमन मैन होते हैं या ऑर्डिनरी मैन होते हैं, पर्सन होते हैं जो हमारे सिटीजन होते हैं या कोई बाहर कंट्री से आए हुआ, अगर वो कोई भी अपराध करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो आपके होते हैं कंप्लेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है दिया गया इन धाराओं में। और जो है आर्मी वाले हैं, चाहे एयरफोर्स वाले, चाहे नेवी वाले हैं, उनके अगेंस्ट भी कोई भी आम आदमी अगर वो उनको परेशान करते हैं तो टेररिस्ट एक्ट है या आर्मी का एक्ट है या एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है या टेररिस्ट एक्ट है और अदर जो एक्ट है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ आप जो एडवोकेट एक्ट है हमारा या हमारा कोर्ट एक्ट है या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट है या हाई कोर्ट एक्ट है या अदर जो कोर्ट्स है उनके एक्ट है या बार बैच एक्ट है वो भी मिसलेनियस में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होते हैं, अप्लाई होते हैं। धन्यवाद।